गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। यह वीडियो खास करके एनटीपीसी के लिए है। एनटीपीसी प्लस आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लगभग इस वीडियो में 500 क्वेश्चन को हल कराया जाएगा और उनसे जुड़े हुए और भी फैक्ट बताए जाएंगे। इसलिए एक बार पेशेंस रखकर कोशिश करिए, किसी ऑनलाइन देखने की कोशिश करिए। और यहाँ पर आपको 500 के अलावा 200-300 फैक्ट ऐसे बताए जाएंगे कि जो पेपर में बार बार आते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो आपको लगभग 700-800 क्वेश्चन साइंस के तैयार हो जाएंगे। इसके पहले एक वीडियो 150 क्वेश्चनों का अपलोड हो चुका है, आप देख चुके होंगे। यह चैनल आपके एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी मददगार है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। कोशिश करिए कि आप पूरा देखें और ढेर सारा आपके जो एग्ज़ाम में बनते हैं क्वेश्चन आप सही कर सकें। और एक चीज़ आपको बता दें, इसी चैनल से जुड़ा हुआ एक चैनल और है, सिविल एग्ज़ाम करके चैनल है। दरअसल वो चैनल जो है, जैसे होता है ना, पढ़ते पढ़ते आदमी थोड़ा सा बोर हो जाता है तो सोचता है म्यूज़िक सुन लूँ, लेकिन म्यूज़िक के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल थाट्स भी, मोटिवेशनल शब्द भी आपको दिखाई दे तो थोड़ा सा दिमाग चार्ज हो जाता है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, वो इसी चैनल से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर कुछ म्यूजिकल और उसके साथ साथ कुछ म्यूजिक अपलोड किए गए हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ थाट्स, मतलब मोटिवेशनल बातें लिखी गई हैं उस पर चित्र के माध्यम से। तो आपका दोनों काम हो जाएगा, आप थोड़ी देर म्यूजिक भी सुन लोगे और अगर मोटिवेशनल थाट्स देखते हैं, थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग भी दिमाग में आएगी। तो देखने का मन करे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह रहेगा, आप कहीं भी जाकर उस पर टच करके उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें ये 500 क्वेश्चन का सेट है, कोशिश करिए पूरा देखने की। तो पहले देखते हैं, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की प्राणी की होती हैं? तो ये होता है हिरण का। अब आपके मन में होगा कि इससे भी बड़ी आंखें तो होती हैं हाथी की, भैंस की। दरअसल कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि उस उस जानवर के शरीर की तुलना में आंखें बड़ी सबसे किसकी होती हैं? तो वो हिरण की होती है। हिरण के शरीर की तुलना में उसकी आंखें काफ़ी बड़ी होती हैं। नहीं तो हाँ, आंखें तो आप भैंस गाय का भी देखेंगे तो हिरण से भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके शरीर की तुलना में वो आंखें छोटी हो जाती हैं। लेकिन हिरण के शरीर की तुलना में उसकी आंखें काफ़ी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर हिरण सही था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है जो हमारे पृथ्वी के निचले धरातली पर्यावरण में पाया जाता है। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड कांच घर की तरह व्यवहार करता है। जैसे कांच जो है एक बार गर्मी आने देता है अपने अंदर, लेकिन बाहर नहीं जाने देता। कांच जो है उष्मा का कुछ अलग होता है, एक बार उष्मा आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। सेम काम कार्बन डाइऑक्साइड यही करता है। सूर्य से रोशनी के साथ साथ गर्मी तो आने देता है, लेकिन गर्मी को बाहर फिर जाने नहीं देता। तो यही गर्मी यहीं रुक जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और इस ग्लेशियर के पिघलने की घटना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वर्तमान में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अमेरिका उत्पादित कर रहा है, दूसरे स्थान पे चीन भी है, याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड आप कुछ जलाते हो तो उससे निकलता है, आप सांस लेकर जब छोड़ते हो सांस तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कौन है? केवल पेड़ पौधे हैं। हम पेड़ पौधे भी काटते जा रहे हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हम खुद उत्सर्जित कर रहे हैं। जितनी गाड़ियाँ चलती हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करती हैं, जो धुआं निकलता है। मतलब एक तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऊपर से जो कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म कर सकता है पेड़ पौधे को भी काट रहे हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो ये इसे बोला जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे ज़्यादा योगदान कौन कर रहा है? अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विद्युत उपयोग में अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और विद्युत उद्योग में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अगला, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेस तो आप जानते होंगे, कपड़ा प्रेस करने वाली मशीनें जो होती हैं, तो वो उसकी खोज कौन किया था? हेनरी और सीले।
अगला, दो वैज्ञानिक हैं हेनरी और सीले, उन्होंने मिलकर किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर है, चलिए देखते हैं आगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दरअसल प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर पानी अधिक ताप पर उबलता है। अगर दाब कम होगा तो पानी जल्दी उबल जाएगा। दरअसल पानी वास्तव में जितना ज़्यादा ताप पे उबलेगा, भोजन उतना जल्दी पकेगा, उतना अच्छा पकेगा। अब पहाड़ों पर क्या आप सुनते होंगे, पहाड़ों पर जाने पर खाना जल्दी नहीं पकता। पहाड़ों पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे पानी जल्दी उबल जाता है। पानी 60 डिग्री पे उबल गया, भोजन 100 डिग्री पे पकता है। जो समतल स्थानों पर पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो भोजन अच्छे से पक जाता है। लेकिन अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे पानी जल्दी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा। तो पानी उबलने से खाना नहीं पकता, ताप बढ़ने से खाना पकता है। तो यही जो कहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, इसलिए होता है। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक मतलब वह बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। तो दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, मतलब अधिक ताप पर जल उबलेगा। अगला, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। आप तो जानते होंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया था। प्रत्येक क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है? संवेग का नियम है। पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है, आप सब पढ़े होंगे। अगला देखते हैं, तांबा कापर का शत्रु है। तांबा कापर मतलब तांबा जिसे कापर बोलते हैं का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक है, क्योंकि वो उसे अपक्रिया करके उसे नष्ट कर देता है। गंधक, सल्फर जिसे बोलते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए कम फैलता है, इसलिए अधिक दूर तक जाता है। अगला देखते हैं, एक चीज़ और बताया गया था कि जब आप प्रिज्म से प्रकाश गुजारते हैं, सफ़ेद प्रकाश, तो 7 रंगों में बंटता है। इसमें सबसे नीचे बैंगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, ये भी बताए थे आपको। अगला देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकरल ने किया था। रेडियो एक्टिव तत्व वही होते हैं जिनके अंदर से स्वतः कुछ किरणें निकलती रहती हैं, जिन्हें अल्फा, बीटा, गामा कहते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था? हेनरी बैकरल ने, इसलिए इन्हें बैकुरल किरणें भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। दरअसल इस बात को समझो, जैसे एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है, एक दूसरे के सामने झुकाकर 60 अंश के कोण पे रख दिए गए। मान लो ऐसे झुका के ऐसे रख दिए गए, इनके बीच में यहाँ गेंद रख दी गई। तो अब दोनों दर्पणों में, जैसे आप नाई की दुकान में बैठते हैं तो दोनों तरफ अगर दर्पण लगा रहता है तो आपकी फ़ोटो कई दिखती है। तो ये डिपेंड करता है कितने अंश पे कोण, कितने कोण पे झुका है। अब इसमें कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। दरअसल दर्पणों के प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 बटे थीटा। तो 360 बटे थीटा -1, तो 360 बटे थीटा का मान 60 अंश दिया है, 60 -1, तो 360 में 60 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 में से घटाएंगे 5। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। छोटा सा फार्मूला है, चित्रों की संख्या बराबर 360 बटे थीटा -1, तो 360 बटे 60 बटे 1 -1 5 आएगा। आगे देखते हैं, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये आया है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो जो अवतल होता है वो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। जो उत्तल होता है वो बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। तो पानी के भीतर कोई पानी का बुलबुला है, बाहर निकल गोला होकर निकलता है वो पानी के अंदर से बुलबुला, तो पानी के भीतर वह एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा दुगनी चाल से आता है। मान लो यहाँ दर्पण है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये दर्पण की तरफ 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आएगा तो दर्पण में इसका जो चित्र दिख रहा होगा वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आएगा। याद रखिएगा, जस्ट दुगुना होता है, याद रखिएगा, बहुत बार आता है पेपर में। अगला है,
कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बगल का चित्र, जैसे आपकी ये बाइक है, ये हैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पर जो एक चित्र लगता है पीछे के चित्र देखने के लिए, जो एक शीशा लगता है गोला सा, बाइक में भी बगल से लगा रहता है देखने के लिए पीछे को, और गाड़ियों में भी लगता है बगल से पीछे देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? दूर की चीज़ों को भी दिखाता है, छोटा करके दिखा देता है, जबकि अवतल दर्पण क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। तो अवतल दर्पण अगर बड़ा करेगा तो बड़ा करेगा तो बहुत कम चीज़ें हम देख सकते हैं। उत्तल दर्पण छोटा करके दिखाता है, बहुत दूर की चीज़ों को भी अच्छे से दिखा देता है। अगला देखते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में, स्टील जिसे बोलते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक बाहें सिकोड़ ले तो स्टूल का कोड़ी वेग बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा, बढ़ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। दरअसल ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर हमारा माध्यम है वायु, हम बोलते हैं तो वायु के माध्यम से ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए उसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ऐसा ना हो। और दूसरी बात, यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? वहाँ का पलायन वेग बहुत कम है, इसलिए वहाँ का वायुमंडल पलायित कर गया है। अगला, यदि किसी सरल लोलक की लोलक की लंबाई 4% बढ़ाएं तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, उससे कोई बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कई बार। हमारे रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अनुनाद की वजह से ऐसे होता है, जो आप रेडियो पर घुमा कर बहुत सारे चैनल पकड़ा लेते हो, ये अनुनाद की वजह से होता है। वेंचुरी मीटर का उपयोग करते हैं। वेंचुरी मीटर का उपयोग कहाँ होता है? जल प्रवाह की दर मापने के लिए। जल प्रवाह की दर मतलब किस दर से जल प्रवाहित हो रहा है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। आप देखे होंगे, पानी के फुहारे के ऊपर गेंद रख देतेंगे, उसी पे वो गेंद गिर नहीं पाती, उसी पे घूमती रहती है, तो ऐसा होता है, वो गेंद को उठाए रहती है, दाब कम हो जाता है। यह द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन 12 घंटा का हो जाएगा। ये तो जनरल चीज़ें आप जानते हो। दिन 24 घंटे का है, त्रिज्या आधी हो जाएगी तो दिन 12 घंटे का हो जाएगा। अगला, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। दरअसल पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस वेग से कोई वस्तु फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था। अगला, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को कौन सी घड़ी प्रयोग करते हैं? वो स्प्रिंग घड़ी होती है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाएगा। ये सब जनरली फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। यह दाब का मात्रक पास्कल होता है, आप जानते होंगे, लुई पास्कल ने इसकी खोज की थी, दाब के समीकरण की। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे जल गिरते रहते हैं तो आपस में उनके जल के टकराते रहते हैं और टकराने से गर्मी बढ़ती है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक -0 डिग्री केल्विन होता है, 0 डिग्री केल्विन होता है, माइनस नहीं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा से हुई है। अगला देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धारिता की। क्यूरी, मैडम क्यूरी ने खोज किया था, आप जानते होंगे, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे रखा गया है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी की। आपको बताए हैं, पिछले वीडियो में बताए थे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग कम फैलता है, बैगनी ज़्यादा फैलता है। अगला देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, मतलब कमरा गर्म हो जाएगा, ना कि कमरा ठंडा होगा। कमरा ठंडा नहीं होगा अगर फ्रिज का दरवाज़ा खोल के रख दिया जाए तो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जनरल फैक्ट तो आप जानते हैं।
सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक मतलब ध्वनि की चाल से अधिक जो चलते हैं, इन्हें माइक संख्या में मापा जाता है, आप पढ़े होंगे। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, ये भी आप जानते होंगे। भूस्तर उपग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि वो इतनी तेज घूमते हैं जितनी तेज पृथ्वी घूमता है, अतः वो उसी देश पे स्थिर होते हैं जिस देश ने उसे लॉन्च किया है। तो ये ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा करना। रेडिएटर जिसमें पानी डाला जाता है, कार, ट्रक, मोटर, जीप सब में होता है, इंजन को ठंडा करने का काम करता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड 36.9 होता है, 37 लिया जाता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिनके अंदर दूर दृष्टि होता है उन्हें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जिनके अंदर निकट दृष्टि दोष होता है उन्हें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जस्ट अपोजिट होता है, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो कौन सा लेंस है? उत्तल है। उत्तल लेंस से हम किसी चीज़ को जूम करके देखते हैं। मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ना मतलब जूम होना, तो ये उत्तल लेंस होता है। अगला, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो अवतल लेंस है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। अगला, पौधे की आंतरिक संरचना अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, आकार की जिसे बोलते हैं। अगला, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का, इसलिए ज़्यादा फैलता है। स्वच्छ जल में से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो क्वेश्चन है, ये 4 हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा हो गया तो 3 से कट जाएगा। ये सूत्र है एक। लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? ये याद रखिए, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। कितने डायोप्टर का लेंस है, ऐसे पूछा जाता है। राडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। राडार, दरअसल यहाँ राडार लगा है तो इससे तरंगे निकलती रहती हैं। मान लो यहाँ जहाज़ जा रहा है तो ये इससे लड़ेंगी, वापस आएंगी, तो इससे लड़कर परावर्तित होने में जो समय लगेगा फिर बताएंगी कौन सी जहाज़ कितनी दूर पर है। तो ये परावर्तन पर काम करती है। अगला, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन की गति के नियम, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये सही है। न्यूटन के द्वितीय नियम से ही बल की परिभाषा ज्ञात की गई है। अगला, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व कहलाता है। जड़त्व मतलब, कहने का मतलब ये है, कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इसे जड़त्व बोलते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ये। अगला, लेसर निम्न सिद्धांत पर काम करती है। लेजर जिसे बोलते हैं, विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन के सिद्धांत पर लेजर काम करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ये मान लो ये है सुई का ये नुकीला वाला भाग है, अगर आप इसे ज़मीन पे धंसाएंगे जल्दी धंसेगा, लेकिन अगर पलट दें सुई और इसको ऐसे कर दें, 1 मिनट, ऐसे कर दें तो ये वाला भाग अगर नीचे कर दें तो ये नहीं धंसेगा, क्योंकि क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है। तो जब आप दलदल में खड़े रहेंगे तो आपका पैर का क्षेत्रफल कम होता है तो आप जल्दी धंस जाओगे। अगर आप लेट जाओगे तो पूरे शरीर का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो आप नहीं धंसोगे, इसीलिए कहा जाता है कि आप लेट जाइए। बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है संवहन तंत्र पर। अगला, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन ही पाचक प्रक्रिया है।
अगला, एक टेलीविजन से दूरस्थ चित्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है दूरदर्शन को चलाने में। अगला, मीथेन जिनके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मीथेन है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम से प्रोटीनों का पाचन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, उनके शरीर में लोग पीड़ित रहते हैं बेरी रोग से, क्योंकि उनके अंदर विटामिन बी की कमी हो जाती है। पालिश किया हुआ चावल खाने से विटामिन बी की कमी हो जाती है बॉडी में। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लैक्टिक, आपको थोड़ी देर काम करते हो थक जाते हो, थकने का कारण है आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। अगला, प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष है। ये एक प्रकाश वर्ष होता है। ये दूरी का मात्रक है, समय का नहीं, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फायदोमीटर, जिसे फोदोमीटर लिखा गया, फायदोमीटर बोलते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी? सिलिकॉन की। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरने हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। आप पढ़े होंगे मुख्य अक्ष। दरअसल जब आप उत्तल लेंस पढ़े होंगे तो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा बीच से गुजरती है, यहीं से चित्र का निर्धारण होता है, तो इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। जैसे यहाँ पर चित्र है, एक रेखा यहाँ जाएगी, फिर ऐसे गुजरेगी, ऐसे, और एक रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे गुजरेगी, तो यहाँ चित्र बन जाएगा, तो ये मुख्य अक्ष बोला जाता है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी, याद रखिएगा। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक कहलाती है। अगला, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी क्या? ये दूरी का अभी बताए थे आपको। अगला, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर ने ही ध्वनि के उतार चढ़ाव को बताया था कि जब रेलगाड़ी हमारे पास आती तो उसकी ध्वनि तीव्र सुनाई देती है, लेकिन जब हमसे दूर जाने लगती है तो उसकी ध्वनि, मतलब उसके सीटी की ध्वनि तीव्र नहीं सुनाई पड़ती। तो यह कौन सा प्रभाव है? डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसकी संख्या क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। आप तरंग चैप्टर पढ़े होंगे। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 332 ही रहेगा, मतलब दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। यहाँ अगला देखें, अभी बताए थे कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की है, और बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। सीसा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है, मतलब शीशे से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। आयोडीन आप देखें चमकता बहुत है, ग्रेफाइट भी चमकता है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बराबर बराबर अणु के हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, क्योंकि ऑक्सीजन गैस थोड़ी मोटी होगी, भारी होगी, धीरे धीरे निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। आप कभी जल में कपूर डालेंगे तो उस पर उसके टुकड़े उस पर घूमते हैं। अगर छोटे छोटे रहेंगे, बड़े रहेंगे तो घूमते हुए डूब जाएगा, छोटा रहेगा तो ऊपर ही घूमता रहेगा। कभी आप चेक करिए कपूर लाकर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो वह उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। इस चीज़ को समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ एक उपग्रह इसका चक्कर लगा रहा है, इस उपग्रह में कोई आदमी बैठा है, उसने एक पैकेट बाहर छोड़ दिया, तो ये भी पैकेट भी इसी गति से, उपग्रह गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया।
अमोनिया के यौगिक है। यंग प्रतिस्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैंडेला का मात्रक किसके? ज्योत तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक आबंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए जल यौगिक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। तो सरल चीज है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, पिछले वीडियो में बताया गया था। जूल, जूल में से इसकी किसकी इकाई है? जूल किसकी ऊर्जा की इकाई है? मात्रों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो 1971 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। हम ना तो अपश्रव्य सुन सकते, मनुष्य ना तो अपश्रव्य सुन सकता है ना तो पराश्रव्य, केवल श्रव्य तरंगे सुन सकता है। अपश्रव्य वे होते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य वो होती है जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 के बीच में होती है। पराश्रव्य वो होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है। तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे छोड़ती है। अगला, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। अगला, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉनिक अस्थायी कण है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। आप पढ़े होंगे, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और बीच में केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। याद करने का तरीका है, दूर में ऊ का मात्रा है और उत्तल लेंस लगता है, बाकी निकट में अवतल लग जाएगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में उत्तल लेंस, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रक्रिया संबंध बल है। ये तो बताया गया था अभी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह न्यूटन के बल का तृतीय नियम है। रिपीट हो गया है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है? तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। आप जितना बल जल पे लगाएंगे जल उतने बल से आपको ठेलेगा। अगला, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। यह कथन न्यूटन का है। कौन सा नियम था? प्रथम नियम था, जिसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, आपको अभी पीछे बताए थे। अगला, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए होता है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। अगला, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष भी लगाना, मतलब वृक्ष भी लगाओ कृषि भी करो, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा आंतरिक ग्रहों में जीवन का अध्ययन करते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। मोनोजाइट में से थोरियम प्राप्त किया जाता है, किरण में बड़ी मात्रा में मिलता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। पिछले वीडियो में बताए थे, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क है उसका, उसी से एल्युमिनियम मिलता है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का है। कार्नेलाइट से मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। आपको बताए थे, पृथ्वी से जो चीज़ निकाली जाती है कच्चे रूप में उसे अयस्क बोलते हैं, क्योंकि उसी से शुद्ध करके धातुएं निकलती हैं। जैसे पृथ्वी से बॉक्साइट निकालेंगे, उसको शुद्ध करेंगे तो उसमें एल्युमिनियम प्राप्त होगा। पृथ्वी के अंदर से कार्नेलाइट निकालेंगे, उसको शुद्ध करेंगे, उसमें मैग्नीशियम मिलेगा। अगला देखते हैं, गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा का। तांबा, गन मेटल से तांबा निकाला जाता है, तांबा, टीन और जिंक। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। लहसुन में सल्फर होता है, इसलिए लहसुन में गंध होती है। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन गोलियां डाली जाती है जल में। भारी जल एक प्रकार का है मंदक, ये न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए काम करता है। अगला, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त। पनीर निम्न किसका उदाहरण है? जैल का। माचिस
की तीली एक के सिरे पर क्या लगा हुआ मसाला है वो क्या है, लाल फास्फोरस और गंधक। माचिस की तीली पे जो मसाला लगता है वो क्या होता है, लाल फास्फोरस और गंधक। ऑक्सीजन अचुंबकीय होता है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। अगला है, निम्न से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, सीसा। निम्न में से क्या जल से हल्का होता है, सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का संबंध किससे है, किस रोग से, चेचक का टीका इन्होंने खोजा था। अगला, मानव गुर्दे में रोग किसके प्रदूषण से होता है, कैडमियम। बीसीजी का टीका इनमें से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, क्षय रोग, जिसे राजक्षमा या कुष्ठ बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया में काम आता है, पत्ती। पत्ती से पौधे श्वसन करते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वृक्षों के या किस प्रकार निर्धारित करते हैं, तो वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था वार्षिक वलय कैसे गिनते हैं। अगला देखते हैं, नेत्रों में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, रेटिना। रेटिना का दान किया जाता है, जो नेत्रदान लोग करते हैं। साधारणतः मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़े के रूप में होते हैं। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे मजबूत होती है, तो सबसे लंबी होती है, सॉरी, जांघ की हड्डी, जिसे फीमर बोलते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, वो एक हार्मोन्स होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। परखनीली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, शिशु का परिवर्धन परखनी के अंदर होता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े पसलियां होती हैं मानव शरीर में। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती हैं, तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अभी आपको पीछे बताए थे। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थिमज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, ये अपकेंद्रण पर है। अपकेंद्री बल होता है, दरअसल एक अपकेंद्री बल होता है, एक अभिकेंद्री बल होता है। अभिकेंद्री बल में क्या होता है, कोई वस्तु केंद्र की तरफ खींचता है, और अपकेंद्री बल में क्या होता है, कोई वस्तु केंद्र से बाहर की तरफ खींचता है। तो इसमें क्या होता है, अपकेंद्री बल में पानी केंद्र की बाहर तरफ से खींचा जाता है ताकि कपड़े में से पानी बाहर निकल सके। न्यूनतम तापमान का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में। अंतरिक्ष यात्रा में जो ईंधन प्रयोग होते हैं, क्रायोजेनिक ईंधन बोला जाता है उन्हें, यहाँ लिखा गया है। वही ईंधन प्रयोग होता है, उसे अंतरिक्ष यात्रा में यूज किया जाता है। आपको थोड़ा सा हम अपकेंद्री और अभिकेंद्री के उदाहरण बताते हैं। जैसे आप देखते होंगे, मौत का कुआं होता है, उसमें जो बाइक सवार घूमता है तो उसको बीच में केंद्र की तरफ बल मिलता है, इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। लेकिन जैसे जब आप स्नान करके आते हो और आपके सर में पानी भरा रहता है, आप तेज़ी से बाल जब झटकते हो, अपने बाल झटकते हो, तो पानी दूर जाता है, तो ये केंद्र से बाहर की तरफ पानी भाग रहा है, इसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। और यहाँ पर क्या हो रहा था, केंद्र की तरफ झुककर बाइक चला रहा था, इसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव की बूंद का एक गोला होना क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ता जाएगा। आप कभी भी देखे होंगे, तली से जब बुलबुला चलता है छोटा रहता है, धीरे धीरे जैसे किनारे पहुंचने लगता है बड़ा होने लगता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310। अगला देखते हैं, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। निम्नतापी इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी के बल पर ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संभव हुई है। तो रॉकेट ही या फिर PSLV हुआ, GSLV हुआ, तो क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग करते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, निम्न तापी इंजन होते हैं, बहुत कम ताप पर ईंधन भरे जाते हैं उस पर। अगला देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, 108 नहीं, 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? तो वेग जो है एक सदिश राशि है। अगला देखते हैं। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजने का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दर्शाएगा? तो आप अगर कैलेंडर पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, 7:30 दिखेगा। आप उतना डिग्री आगे बढ़ा लीजिए। अगला देखते हैं। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे एक खगोलीय दूरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये बुध, शुक्र, ये पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे एक खगोलीय इकाई बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं। इसका दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन्स के पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। मतलब जब साइकिल खड़ी होती है तो उसमें जड़त्व होता है। तो कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। तो जब हम उसको बाह्य बल लगा के गति में लाना चाहते हैं तो उसके जड़त्व के विरुद्ध हमें काम करना पड़ता है। तो काम करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनियस ने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। रिपीटेड क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस, याद रखेंगे। पुष्पों के अध्ययन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। सब जनरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला देखते हैं, एक मिनट। निम्नलिखित में से वर्गी का पितामह किसे कहा जाता है? तो कार्ल वार्नलीनियस, कैलोरो वार्निनियस। एक मिनट, वास्तव में नाम है कैलोरोलिनियस। इनको ही वर्ग का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? स्पेसीज। दरअसल, एक मिनट, सबसे पहले चीज़ों का नामकरण करने की प्रथा कैलोरोलिनियस ने किया था, इसलिए वर्गीकी का मतलब वर्ग निर्धारण का पिता उन्हें ही कहा जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूस के वैज्ञानिक थे ये, और इन्होंने ही जीवित जीवाणु कोशिका की खोज की थी, तो जीवाणु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं ये। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। अगला देखते हैं। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम के द्वारा। एक जीवाणु है, इसी की वजह से भोजन खराब हो जाता है, जिससे भोजन विषाक्त हो जाता है। अगर तब खाएंगे भोजन तो नुकसानदेह हो जाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो बीन्स फसल या फिर फली फसल है। मतलब फली फसलें समझते हैं आप? फली फसलें वो होती हैं जिन्हें दलहनी फसलें बोलते हैं। दलहनी फसलें जो हैं उनके जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम, उनमें एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम। वो क्या करता है? पर्यावरण से नाइट्रोजन ग्रहण करता है। तो पर्यावरण का नाइट्रोजन खेत में या फिर उस फसल में पहुंच जाता है, जिससे वह फसल में नाइट्रोजन की मात्रा पूरी हो जाती है। तो यही बोला गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो दलहनी फसलें, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, उड़द हुआ। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो वो कुष्ठ है। कुष्ठ बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। अगला देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं, और भी बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होती है, तो यहाँ कुष्ठ बताया गया आपको। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। मतलब जीवाणुओं को शीतलीकरण कौन सी प्रक्रिया है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ये हम कब करते हैं? जब हम किसी ठंडे स्थान पर कोई चीज़ रख देते हैं, जैसे भोजन हुआ। भोजन को अगर हम फ्रिज में रख दें तो खराब नहीं होता, उसे बोलते हैं शीतलीकरण प्रक्रिया। क्योंकि वो जब चीज़ें ठंडी होती तो वहाँ जीवाणुओं की जो क्रिया होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, या फिर अम्ल बोल सकते हैं। लैक्टोबैसिलस अम्ल की वजह से ही दूध से दही में जम जाता है, इसे ही दूध खट्टा हो जाता है। अगला, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? कवक। आपको जो खुजली होती है इसका कारण क्या है? कवक होते हैं। अगला देखते हैं।
लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दरअसल कवक और शैवाल के बीच में लाइकेन सहजीवन जीता है। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ऊपर मिलेगा शैवाल, नीचे मिलेगा कवक, बीच में लाइकेन। अब लाइकेन क्या करता है, यहाँ कवक है, कवक क्या करेगा, जमीन से खनिज लवण लेकर लाइकेन को देगा, लाइकेन ले आएगा शैवाल को देगा। शैवाल जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन बनाएगा तो खुद खाएगा, लाइकेन को देगा और लाइकेन के द्वारा कवक को भी देगा। तो इन दोनों के बीच में सहजीवन जीता है कौन? लाइकेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। और लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो ये पर्यावरण वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते, तो ये उसके सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा पौधों का एक वर्ग है, उनमें मूलाभास पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। लगभग 1300 से 1600 क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको लूसेंट में मिल जाएगा यह। निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। इसका तना काटने पर इसके जो दूध निकलता है, दूध से साबूदाना बनाया जाता है, आप जानते होंगे, खाते भी होंगे, तो साइकस से ही बनता है। श्वसन मूल किस पौधे में पाए जाते हैं? जूसिया नामक पौधे में पाया जाता है। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से, अभी बताया आपको। इनमें से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। आलू तना है, जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती हैं अपस्थनिक जड़ें। आप जड़ पढ़ सकते हैं, भूगोल बायोलॉजी जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको अपस्थनिक जड़ें भी मिलेंगी वहाँ पर। अगला देखते हैं, जड़ें किस भाग में विकसित होती हैं? मूलांकुर से विकसित होती हैं। मूलांकुर मतलब जैसे मान लीजिए बीज है, यहाँ से पौधा निकला तो यहीं से जड़ें भी निकलेंगी, मूलांकुर से, यहीं से जड़ें विकसित होती हैं। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़ है। गाजर जड़ है, गाजर का जड़ खाते हैं। हल्दी के पौधे का खाने वाला हिस्सा क्या होता है? प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। प्याज का तना हम खाते हैं। घरों में विद्युत का आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। एम्पीयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। अगला, शरीर रचना किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो क्रस्टेशियंस से। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं दलहन, अभी आपको ऊपर बताए थे। जनरल चीज़ें एक दो बार अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जितनी भी आएंगे सब सही कर जाएंगे आप। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है ये। दरअसल अगर विद्युत बहुत ज़्यादा तेज आ गई तो फ्यूज जल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो अन्य उपकरण बच जाते हैं, तो विद्युत परिपथ में रक्षा करता है। पराशर तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती, अभी पीछे आपको बताए थे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे। मतलब कोई उपग्रह जो भू स्थिर कक्षा मतलब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा तो वो इतनी तेज घूमेगा जितनी तेज पृथ्वी घूमेगी, तो वो 24 घंटे में, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है तो वो भी 24 घंटे में घूम जाएगा। अगला, पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 मेगाहर्ट्ज, सभी बताए थे आपको। अगला, आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। जैसे जैसे हम 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ल्यूमिन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, आप इंटर में पढ़े होंगे। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। दरअसल इसका कारण ये है कि हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ गैस होती है, तो अंदर से हाइड्रोजन गैस भी दाब डालता है गुब्बारे पर, बाहर से भी गैस दाब डाली रहती है, तो दाब बराबर रहता है तो फटता नहीं। लेकिन जब आप चंद्रमा पे जाएंगे तो वहाँ बाहर से कोई गैस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो अंदर से दाब रहेगा तो फट जाएगा। अगला देखते हैं, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, आप पढ़े होंगे। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण, लेकिन इस घटना को बोलते हैं केशिकत्व, याद रखिएगा, इस घटना को केशिकत्व बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं,
बैरोमीटर में पारे का तल एक का एक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान आने का। अगर बैरोमीटर में पारे का तल का एक गिरता है तो इससे लगता है तूफान आएगा। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि कमरे में पंखा चलता रहेगा तो वायु के कण आपस में लड़ते रहेंगे, जिससे तापमान बढ़ जाएगा। अगला, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो 10 मिनट लेगा। 10 मिनट से अधिक लेगा, याद रखिएगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी मान शून्य नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो नाव के पाली का तल वही रहेगा। नाव के पानी का तल वही रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ गड़बड़ लग रहा है, वही नहीं रहेगा, बदल जाएगा। अगला देखते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। मतलब कि ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं कम वोल्ट को अधिक वोल्ट में बदलने के लिए, अधिक वोल्ट को कम वोल्ट में बदलने के लिए। इसीलिए ट्रांसफार्मर के उपयोग में जो आप स्टेबलाइजर का उपयोग करते हो वो धारा को परिवर्तित करने का काम करता है। अगला, बांध के नीचे दो दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। दरअसल बांध की जो दीवारें बनाई जाती हैं ऐसे होती हैं, नीचे मोटी होती हैं, क्योंकि पानी के तली पर अधिक दाब होता है ऊंचाई की तुलना में। अगला, द्रवों का वह गुण जिसके कारण वो अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करती हैं कहलाता है श्यानता। श्यान गुण है वो। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेतिक यौगिक है। अगला, विरंजक चूर्ण है यौगिक। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जमने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री पर होता है, उससे कम नहीं होता। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ और रहता है तो उस पर जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक होती। अगला, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है फैराडे के नियम पर। कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? न्यूट्रॉन बम, क्योंकि इसमें से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। परमाणु बम में निम्नलिखित सिद्धांत पे कार्य करता है नाभ की विखंडन। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभ की संलयन पे काम करता है, परमाणु बम नाभ की विखंडन पे काम करता है। विद्युत प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लेंडिंग इसका है, इसके रेडियम का पिछले वीडियो में बताया गया था। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पर दिया गया है। अगला, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कॉर्नवालिस लीनियस जो है द्विनाम पद्धति के वर्गीकी के जिन्हें जन्मदाता कहा जाता है, कार्ल लीनियस, उन्हीं को द्विनाम पद्धति का भी जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने 2 पद्धति बनाई थी। द्विनाम रखा गया था, एक उससे उनके वंश का नाम पता चलता है, एक से उनसे जात का नाम। जैसे मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम रखा था उन्होंने होमो सैपियंस, तो होमो उनकी जाति है, सैपियंस उनकी वंश हैं। तो ऐसे ही द्विनाम पद्धति शुरू किया था इन्होंने। तो मनुष्य का रखा था होमो सैपियंस, मक्खी का रखा था मुस्का डोमेस्टिका, ऐसे ही धान का चावल का रखा था ओरिवा सैटिवा। ऐसे आप पढ़ लेंगे, बहुत सारे द्विनाम पद्धति हैं इनके। अमोनियम क्लोराइड घोल है एसिटिक का। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन है। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। जो महिलाओं में अंडाणु बनते हैं, जिनसे बच्चे बनते हैं, तो वहाँ पर वो है एस्ट्रोजन। प्रोलाग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। हालांकि ये आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, इसको जाने दीजिए। हाँ, आगे देखते हैं। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया था अमेरिका में। जो आप वेब सुनते हो, वेबसाइट, तो ये अमेरिका से आया था। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? आर्गन, इंपॉर्टेंट है। अगला,
स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ और कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? क्रोमियम। अगला, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। जनरल चीज है। कौन एक उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ, ये तीनों उपधातु होते हैं। जिनमें धातु गुण मिलते हैं ना, अधातु, मतलब जिनमें धातु और धातु दोनों गुण मिलते हैं उन्हें उपधातु बोलते हैं। अमोनिया एक यौगिक है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोड़ी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। 250 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगला वीडियो कल अपलोड करेंगे और 250 क्वेश्चन जो बाकी बचे हैं उसको अपलोड कर देंगे, तो 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक दो बार आप ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे आपको। आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका काम आ जाएगा। प्लस अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन बच्चों के पास भी शेयर कर दिया करिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।